हेलो दोस्तों। तो यार हम लोग काइनेमैटिक्स का एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम है रिलेटिव मोशन। और रिलेटिव मोशन के बारे में हमें सारी जानकारी है, हम लोग सारी जानकारी ले चुके हैं। बेसिक फॉर्मूले हमें पता है, बेसिक डेफिनेशंस हमें पता है, हमें रेफरेंस फ्रेम के बारे में पता है, हमें ऑब्जर्वर के बारे में पता है, सारी जानकारी हमें है। लेकिन अब टाइम आया है भाई साहब वॉर का। मतलब जो भी अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा है रिलेटिव मोशन का, उसकी मदद से हमें अब सवाल सॉल्व करने हैं। अलग अलग प्रकार के सवाल आपके सामने, भांति भांति प्रकार के सवाल आपके सामने दिए जाएंगे, उन्हें आपको रिलेटिव मोशन की मदद से सॉल्व करना है। और इससे पहले हम लोग ऐसा नहीं कि रिलेटिव मोशन के सवालों को पहली बार डील कर रहे हैं, इससे पहले हम लोगों ने करे हैं। हम लोगों ने दो मूविंग ऑब्जेक्ट की शॉर्टेज डिस्टेंस निकाली है किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठकर। मतलब रिलेटिव मोशन की मदद से हम लोगों ने दो मूविंग ऑब्जेक्ट के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है। और हम लोगों ने रिलेटिव एंड प्रोजेक्टाइल भी हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन सबसे जो फेमस कह सकते हैं, फेमस प्रकार की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं रिलेटिव मोशन में, अब हम उन्हें डील करने वाले हैं। तो कौन कौन सी प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले आती है रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम का क्या मतलब, किसी नदी में कोई बोट चल रही होगी, बोट के मोशन को हमें स्टडी करना है, कभी कभी रिवर के मोशन को हमें स्टडी करना होता है। तो ये इस प्रकार की प्रॉब्लम हमारे सामने आएंगी। एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम, मतलब कि एक प्लेन चल रहा होगा, जैसा कि अरे इतना सुंदर बना है, मैं फिर भी हाथ ऐसे कर रहा हूँ। एक प्लेन चल रहा है और हवा चल रही है, तो हवा की वजह से प्लेन कितना शिफ्ट कर जाता है अपने जिस तरफ उसकी ओरिएंटेशन होती है। इस प्रकार के सवाल हमारे सामने आएंगे इसमें, एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम में और रिवर बोट प्रॉब्लम में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, फिर भी मैं सेपरेट ही पढ़ाऊँगा, अलग अलग पढ़ाऊँगा दोनों चीज़ों को। इसके बाद आता है रेन एंड मैन प्रॉब्लम। रेन एंड मैन प्रॉब्लम का क्या मतलब है दोस्तों, कि बारिश हो रही होगी, कोई व्यक्ति छाता लेके खड़ा होगा और अगर वो चल रहा है तो बारिश किस प्रकार उसे आती हुई दिखाई देगी, वो छाता किस तरफ करे जो उसे बारिश ना गिरे, वो भीगे ना। इस प्रकार के सवाल आएंगे। बेसिक सवाल है लेकिन अच्छे सवाल है, ये भी मैं अलग ही कराऊंगा। फ्लैग फ्लटर, मतलब कि फ्लैग फ्लटर का मतलब झंडे का फहरना। झंडा किस तरफ फहरता है, जिस तरफ हवा चलती है। तो इस तरह के सवाल आएंगे, जैसे कि यहाँ इस तरफ देखो, इस तरफ हवा चल रही है तो झंडा किस तरफ फहर रहा है, इस तरफ फहर रहा है। तो इस प्रकार के हमारे पास सवाल आएंगे। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवर बोट प्रॉब्लम। और ये पता है, कुछ लोग इस टॉपिक को इतना लंबा ले जाते हैं, इसको प्रोजेक्टाइल में जितना टाइम लगता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, उतना ही इसको खींच देते हैं। लेकिन मैं भी लगभग उतना ही खींचूंगा। खींचने का मतलब नहीं है कि इसमें इंफॉर्मेशन है, इसको समझना जरूरी है। मुझे लगता है कि इस पर टाइम इन्वेस्ट करना जायज़ है। तो रिवर बोट प्रॉब्लम, और मैं एक्टिव लर्निंग पर विश्वास करता हूँ दोस्तों। पेन पेपर लेकर कृपया बैठिएगा, क्योंकि मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, मैं एक सवाल लगाऊंगा, फिर मैं आपको एक सवाल दूंगा करने के लिए। आप तुरंत करिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका आप 100% लें, अपनी इन्वेस्टमेंट का 100% रिटर्न आप लें। ठीक है, तो पेन पेपर लेकर जरूर बैठिएगा, अपने टाइम को अच्छे से एक बार, मतलब दोबारा यार कहीं और जाके आपको ना देखना पड़े कि रिवर बोट प्रॉब्लम जो किस प्रकार सवाल करते हैं ना, सफिशिएंट है। बहुत मेहनत करिए, मैंने स्लाइड बनाने में काम हो जाएगा, आपको समझाने में सफल रहूँगा, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, रिवर बोट प्रॉब्लम, तो मैं 9th क्लास की कहानी से स्टार्ट करने वाला हूँ दोस्तों। रिवर पर वाह क्या बोट चल रही है भाई जैसा मैंने अभी कहा आपसे, रिवर में एक नाव चल रही होगी, उसको ही हमें स्टडी करना है। और स्विमर भी, हाँ मैं बताना भूल गया कि यहाँ पर स्विमर भी हो सकता है। स्विमर, यहाँ पर बोट है, यहाँ स्विमर भी हो सकता है। प्रॉपर्टी दोनों की एक ही, क्योंकि स्विमर भी क्या है, तैरता ही है नदी, बोट भी क्या है, नदी में चलती है, वो भी पीछे उसके पंखा लगा होता है, उसकी वजह से वो आगे भागती है। तो 9th क्लास वाली कहानी, 9th क्लास वाली कहानी में, 9th क्लास में भी आपको रिवर बोट प्रॉब्लम आपने थोड़ी बहुत पढ़ी है। वो क्या होती है कि एक नदी बह रही होती है, उसमें एक नाव चल रही होती है। अब उसी नाव की कभी वेलोसिटी पूछ देता है, कभी रिवर की वेलोसिटी आपको दे दी जाती है। तो मैं एक सवाल लेके आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि ये नदी है, आपको जवाब देना है, नदी है ये, इसकी जो वेलोसिटी है वो u है और u की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड। और जो नाव है, नाव की चलने की क्षमता है, मतलब नाव की चलने की क्षमता क्या मतलब है, नाव की चलने की क्षमता की, जैसे रोड पर एक कार है 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ सकती है, तो उसकी वो क्षमता हुई। इसकी भी ये क्षमता है कि ये 5, इसकी मैं वेलोसिटी v मान लेता हूँ, 5 मीटर पर सेकेंड है। ये 5 मीटर पर सेकेंड से किसी एक रुके हुए पानी में चल सकती है, ये हमें डाटा दिया गया है। और हमसे पूछा गया है कि बाहर जो व्यक्ति खड़ा है, बाहर किसी व्यक्ति जो ग्राउंड पर खड़ा है, उससे देखने पर नाव की वेलोसिटी क्या दिखाई दे रही है। बताओ, सिंपल सी बात है। अगर आपने शॉर्टेज डिस्टेंस वाले सवाल करे हैं कि दो मूविंग ऑब्जेक्ट के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस किस प्रकार निकालेंगे, तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। बताओ, कोशिश करिए भाई कि ये लड़का जो खड़ा है, चिंटू खड़ा है, इसको नाव की वेलोसिटी कितनी दिखाई दे रही होगी, कितनी दिखाई दे रही होगी।
कुछ लोगों ने बता दिया 7 मीटर पर सेकेंड दिखाई दे रही है, लेकिन अगर इसको सिद्धांत से किया जाए, मतलब फॉर्मूले के अपने चैन रूल जो हम लोगों ने पढ़ा उसकी मदद से किया जाए, तो किस प्रकार करोगे? जैसे कि हमें v दे रखा है, मतलब u दे रखा है, नदी की वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ, हमसे पूछी गई है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड पर खड़ा व्यक्ति, हमसे वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू, हमसे ग्राउंड पूछा गया है। हमें गिवन है वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि क्या है 2 मीटर पर सेकेंड है। और हमें गिवन है वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर हमें दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ बोट, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चेन रूल मैंने लगा दिया, यहाँ पर रखोगे वेलोसिटी ऑफ बोट, यहाँ पर आप मैंने यहाँ पर जी लिखा है, कन्फ्यूज मत होइएगा। कभी कभी वेलोसिटी ऑफ जब ग्राउंड से चीज़ देखी जाती है तो उसको लिखते नहीं है, जी लगभग लिखते ही नहीं है। अगर लिखना चाहो तो कोई बुरी बात नहीं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, कुछ मैंने कांड नहीं कर दिया, लिख दिया ठीक है, नहीं लिखा तब भी ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर हमें दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 2 मीटर पर सेकेंड। टोटल आंसर आया 7 मीटर पर सेकेंड। सरल कहानी है, सिंपल सी कहानी है। अच्छा भैया बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, ये तो सवाल कराने की जरूरत भी नहीं थी हमें, फिर भी आपने कराया। मैंने इसलिए कराया क्योंकि ये जो डाटा है, कन्फ्यूज़न कहाँ पर होती है? रिवर बोट प्रॉब्लम लड़कों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि उन्हें यही नहीं पता होता गिवन क्या है, दिया क्या गया है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और मैंने आपको यहाँ पर बताया था, जब 5 मीटर पर सेकंड बताया था तो मैंने बताया था कि उसकी क्षमता है 5 मीटर पर सेकंड नाव के चलने की, और यहाँ पर लिख के आ रहा है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। इसका क्या मतलब है? यानी कि रिवर के रिस्पेक्ट में उस बोट की वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड है। कभी कभी इस डाटा को वो कह देता है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। जब सवाल में ये कहा जाता है कि आपको वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 5 मीटर पर सेकेंड दी रखी है, तो लोग उसे ग्राउंड से रिलेट कर जाते हैं। वो कहते हैं अगर दिया गया वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर या इन स्टिल वाटर, वो मान लेते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड जैसे दिया गया है आपको, तो वो मान लेते हैं ये वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। यहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, पर ऐसा कन्फ्यूजन होती क्यों है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि स्टिल वाटर का मतलब पानी रुका हुआ, पानी चल नहीं रहा है। तालाब जैसे कि तालाब में कहीं पानी चलता देखा आपने? नहीं देखा होगा, देखा होगा नहीं देखा, मतलब वो तो हवा की वजह से कभी कभी लहरें बन जाती, लेकिन पानी तालाब में चलता नहीं है। तो तालाब में कोई नाव है, वो चल रही है, ऐसे तालाब में कोई नाव चल रही है, और नाव अपनी पहली वाली यानी कि इसकी v है वो 5 मीटर पर सेकेंड, यानी इंजन की क्षमता कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड इंजन है, वो स्पीड प्रोड्यूस करता है। तो वेलोसिटी, और यही इसकी क्या है स्टिल वाटर में वेलोसिटी, क्योंकि स्टिल वाटर रुका हुआ वाटर पानी है। तो पानी को अगर हम लोग मान लें, क्या पानी का अगर हम लोग ऑब्जर्वर मान लें, तो भी हमें बोट किसने जाती हुई दिखाई देगी? 5 मीटर पर सेकेंड से जाती हुई दिखाई देगी। और अगर हम लोग ग्राउंड से देखें तो भी हमें बोट 5 मीटर पर सेकेंड से जाती हुई ही दिखाई देगी। ग्राउंड से अगर हम लोग देखें तब भी बोट हमें 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चलती हुई ही दिखाई देगी। क्या मैं जो कह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? हमें कहा गया कि ये नाव स्टिल वाटर में 5 मीटर पर सेकेंड चल सकती है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड है। बिल्कुल भाई सही बात है। अगर कोई नाव है एक सदे हुए पानी में, रुके हुए पानी में 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल सकती है, तो उसकी मैं कह सकता हूं कि उसकी स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड है। मैं कह सकता हूं। ग्राउंड से जब ये देखेगा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से ये चिंटू देखेगा बोट को, तो चिंटू को बोट की स्पीड कितनी दिखाई देगी? 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड दिखाई, क्योंकि पानी की वजह से कोई तो इफेक्ट ऐड हो नहीं रहा, तो इसको भी वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी? 5 मीटर पर सेकेंड ही दिखाई देगी। तभी क्या होता है कि यहाँ पर आपको जो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर
5 मीटर पर सेकेंड है, और ये भी कितनी है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर भी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। वो स्टिल वाटर जहाँ आता है वो मान लेते हैं कि कोई बोट है किसी तालाब में 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है, और अगर तालाब में चल रही है तो ग्राउंड से देखो चाहे तालाब में, तालाब का पानी का एक मॉलिक्यूल बन के देखो, दोनों जगह उस बोट की रफ्तार 5 मीटर पर सेकंड ही दिखाई देगी। इसलिए लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो मान लेते हैं कि बोट की रफ्तार है वो ग्राउंड से दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्टिल वाटर का मतलब ये होता है, आप खुद समझिएगा। मान लीजिए कि ये पानी बह रहा होता, मैं पीछे चला जाऊँ थोड़ी देर पीछे चला जाऊँ, ठीक है। ये देखो ये नाव चली, ये नदी भी बह रही है। अब नदी भी बह रही है, अब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी वही क्या होती है, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड होती है। तो अगर हम एक रिवर का एक छोटा सा मॉलिक्यूल बन जाए, पानी का एक छोटा सा मॉलिक्यूल बन जाए, और पानी के मॉलिक्यूल बन गए तो रिवर के साथ हम लोग बह रहे हैं, अब हम लोग रिवर के साथ बह रहे हैं, तो अब अगर हम रिवर के साथ बह रहे हैं, यानी कि हम मॉलिक्यूल, मैंने कहा कि मैं पानी का एक मॉलिक्यूल बन जाता हूँ और इस बोट का मोशन देखता हूँ। तो जब भी मैं मॉलिक्यूल बना, पानी का मैं मॉलिक्यूल बना, तो मैंने क्या खास किया, मैंने उसको ऑब्जर्वर कंसीडर किया। जैसे ही मैंने पानी के उस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्वर कंसीडर किया तो ऑब्जर्वर नेवर मूव, तो ऑब्जर्वर तो रुक गया। तो जो रुका हुआ ऑब्जर्वर है तो वो स्टिल हुआ ना। अगर आप पानी के एक मॉलिक्यूल बन गए अब और ऑब्जर्वर उसने कंसीडर कर लिया तो ऑब्जर्वर नेवर मूव, ऑब्जर्वर तो रुक गया, तो यानी कि पानी रुक गया। पानी रुकेगा मतलब स्टिल वाटर, और स्टिल वाटर में आपको स्पीड कितनी दिख रही है, 5 मीटर पर सेकेंड। फिर से मैं थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि आप यहाँ पर एक नदी के साथ बहना स्टार्ट करते हैं, आप चीटा बनकर बैठ गए, या चीटा ना बने तो कुछ अच्छी चीज़ बन गए, यहाँ पर बैठ, मतलब पानी के साथ आप बहना स्टार्ट कर दें। जैसा कि आपको ग्राउंड से देखने पर इसकी स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड दिखाई दे रही थी, ग्राउंड से देखने पर इसकी स्पीड, इस बोट की स्पीड 7 मीटर पर सेकंड दिखाई दे रही थी। जब आप पानी के मॉलिक्यूल बन जाओगे और पानी के साथ बहने लगोगे 2 मीटर पर सेकंड से, तो इसकी वेलोसिटी आपको दिखेगी, बोट की वेलोसिटी नदी में तैरते हुए 5 मीटर पर सेकंड। और यही क्या है, इंजन स्पीड है। यही क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का सीधा, स्टिल वाटर का आप कन्फ्यूज ज़्यादा मैं नहीं करने की कोशिश करता हूँ। जब भी आपको दिया जाए वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, उसका मतलब है कि आपने पानी को ऑब्जर्वर कंसीडर करा है, ठीक है। स्टिल वाटर का क्या मतलब कि स्टिल वाटर आप तब कम मानोगे, पानी कितनी भी स्पीड से बह रहा हो मतलब नहीं है। अगर आपने उसको ऑब्जर्वर मान लिया तो वो वैसे ही रुक गया, वैसे भी वो स्टिल हो गया। आपने ऑब्जर्वर कंसीडर कर लिया उसे, अब तो वो रुक गया, पानी तो स्टिल हो गया। तो स्टिल वाटर में जो भी स्पीड उसकी दिखाई दे रही होगी वही उसकी होती है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर या इंजन स्पीड। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी आप कन्फ्यूजन, यहाँ पर मैंने बहुत लंबा डिस्कशन खींच दिया है, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। जब भी आपको दिया जाए सवालों में कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसका मतलब है कि वो दे रहा है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। याद रखिएगा, ऑब्जर्वर वाला जो फंडा है वो याद रखिएगा। स्टिल वाटर कब होगा, जब हम उसे ऑब्जर्व, अब तालाब मान लीजिए, तालाब के एक मॉलिक्यूल को मान लीजिए, ठीक है, तालाब के मॉलिक्यूल को ऑब्जर्वर कंसीडर कर लीजिए और मॉलिक्यूल बन के आप बोट की मोशन को देखिएगा, क्या कोई फ़र्क दिखाई देगा? नहीं, 5 मीटर पर सेकंड से ये बोट आपको चलती हुई दिखाई देगी, 5 मीटर पर सेकंड से ये चलती हुई दिखाई देगी। क्योंकि मान लीजिए ये नदी हो जाती, पानी बहुत तेज़ बहने लगता, मैं फिर से उसका मॉलिक्यूल बन जाता पानी का, तो क्या तब भी हमें बोट की रफ्तार में कोई चेंज दिखाई देता? ना, हमें तो उतनी ही दिखाई देती। बोट की जो क्षमता है वो उतने से ही चलेगी। तो इसको हम अलग अलग नामों से बुलाते हैं, जैसे कि हमें यहाँ मैंने लिख के देख लिया कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर या इन स्टिल वाटर, बोट इंजन स्पीड, कभी कभी दे देता है कि बोट की इंजन स्पीड इतनी है, कभी कभी जैसे अगर बोट की जगह वहाँ पर कोई व्यक्ति तैर रहा है, कोई स्विमर तैर रहा है, तो कहते हैं स्विमर की क्षमता इतनी है कि वो इतनी स्पीड से तैर सकता है, इतनी वेलोसिटी से तैर सकता है, स्विम कर सकता है। तो जब क्षमता की बात आती है वो भी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो 3-4 तरीकों से इसको हमें, इस डाटा को हमें दिया जाता है, 3-4 तरीकों से इस डाटा को हमें गिवन दिया जाता है। तो हमेशा याद रखिए, इसमें बहुत लंबा चल गया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी था। अच्छा, आगे परेशानी नहीं होनी चाहिए कि क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया। अच्छा ओके जी, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। ओके डाउन स्ट्रीम का मतलब ये होता है, कि अगर आपकी नाव है धारा प्रवाह की दिशा में चल रही है, रिवर फ्लो की डायरेक्शन में ही चल रही, तो उसे हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम। जैसे रिवर है, यार मेरा पेन दिखाई क्यों नहीं दे रहा,
रिवर अगर इस तरफ से बह रही है u स्पीड से, तो और इसी डायरेक्शन में अगर बोट चल रही है तो वो डाउन स्ट्रीम में चलती हुई दिखाई देगी। रिवर फ्लो की डायरेक्शन डाउन स्ट्रीम कहलाती है। तो मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहता था कि रिवर की वेलोसिटी तो u है, मतलब एक ही रिवर में हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और बोट की आपको वेलोसिटी दे रखी है v, क्या दे रखी है v की, और वो ये क्या है, v क्या है, लिखो भाई साहब, मैं बताता हूँ क्या। हाँ, आपको यही सब चीज़ें बतानी है। बोट की वेलोसिटी इन स्टिल वाटर आपको दी गई v, क्या दी गई, v दी गई है, और आपको ग्राउंड से देखने पर इसकी वेलोसिटी बतानी है। किसकी वेलोसिटी बतानी है, किसकी वेलोसिटी बतानी है, बोट की वेलोसिटी बतानी, बताओ भाई। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे, तमीज़ से लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें दिया गया है u, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, क्योंकि स्टिल वाटर कहा था, वो क्या दिया, v दिया गया है। क्वेश्चन मार्क हमसे है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चेन रूल लगाइए, चेन रूल लगाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये गोल्डन रूल है, ये हर जगह काम आएगा, कौन सी रिवर बोट प्रॉब्लम हो चाहे कोई सी प्रॉब्लम हो, इसमें यही काम आने वाला है। तो कितना आएगा, u प्लस बी, यानी कि u प्लस बी। अब मैं आपको डाटा दे दूँ, मान लीजिए कि रिवर की आपको दे दी है 3 मीटर पर सेकेंड, और रिवर की क्षमता, बोट की क्षमता है 10 मीटर पर सेकेंड चलने की। तो अब हमें बताइए आप वेलोसिटी, चिंटू के देखने पर नाव की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी। फटाफट ये सवाल करिएगा, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, लेकिन करिएगा। ऐसा नहीं कि मैं छोटी छोटी सवाल कराने की कोशिश करूँ, छोटी छोटी बातें समझाने की कोशिश करूँ, बहुत लंबे बड़े स्तर पर भी जाने वाला हूँ मैं, ठीक है। इसीलिए मैं थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ों को समझाने में, कि दिया कैसी चीज़ें आपको गिवन कैसे करी जाती है। चलिए, अप स्ट्रीम का मतलब ये है कि अगर रिवर है, रिवर इस तरफ बह रही है और नाव विपरीत दिशा में जा रही है, रिवर फ्लो की विपरीत डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम, कि अप स्ट्रीम में मोशन कर रही है बोट या नाव या स्विमर, ठीक है। तो इस पर भी एक सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए ये वही वाली नाव है अपनी, और इसकी क्षमता क्या है, इसकी इंजन की कैपेसिटी है कि v से ये स्टिल वाटर में चल सकती है। वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में v दिया गया है, रिवर अपनी पुरानी वाली है, उसकी u वेलोसिटी है, और चिंटू के देखने पर भाई साहब बताइएगा कि बोट की स्पीड क्या दिखाई देगी। तो बताओ, कितना सिंपल सवाल है, बताइए भाई क्या। तो सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा गया है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या है, v है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है हमारे पास u। हाँ, ठीक है, u है। लेकिन हमें साइन कन्वेंशन का भी ध्यान देना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन का भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि u है तो हमें यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ये वाला जनरली साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इस तरफ जा रहा है तो माइनस बी हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसकी वेलोसिटी कितनी है, माइनस बी, तो हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा माइनस, तो u माइनस बी, या माइनस बी यू कह सकते हो, जिस डायरेक्शन में भी जाती हुई दिखाई दे उसे, और उसको अब डायरेक्शन के साथ ही वो नाव जाती हुई दिखाई देगी, डायरेक्शन के साथ ही जाती हुई दिखाई देगी। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये नदी है 3 मीटर पर सेकेंड जा रही है, और ये इसकी क्षमता है 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर वैल्यू रखी, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, माइनस बी, यानी कि -10 प्लस u कितना है 3, तो -7 मीटर पर सेकेंड। -7 का क्या मतलब कि 7 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देगी। माइनस क्या, सिर्फ डायरेक्शन आपको बता रहा है, क्योंकि आपने साइन कन्वेंशन वहाँ पर लिया है, ठीक है। ये अप स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम 9th क्लास की कहानी आपकी यहाँ पर होती है समाप्त। मैं एक सवाल यहाँ पर और दे देता हूँ। अच्छा, आपको ये बताना है कि ओके ठीक है, चलिए, मुझे लगता है कि ठीक है, ज़्यादा सरल हो जाएगा सवाल। ओके, अब 9th क्लास वाली कहानी ख़त्म हो चुकी है। 9th क्लास वाली दोस्तों कहानी ख़त्म हो चुकी। जितनी भी चर्चा करी, जो बेसिक हमें क्लियर करनी थी चीज़ें, जैसे कि हमें सबसे ज़्यादा मुझे चिंता थी कि मुझे ये चीज़ तो बतानी है कि जो वेलोसिटी इन स्टिल वाटर जब आपको दिया जाता है, तो उसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर आपको दिया जाता है। ये सबसे बड़ी मेरी परेशानी थी। आप इसको समझने की कोशिश करिए कि आपको भी ये परेशान करिए, हर लड़के को ये परेशान करती है। मुझे भी मैं डाटा समझ ही नहीं पाता था कि दिया क्या गया।
तो आपको मैंने एफर्ट दिया है इस पर, आप गौर करिएगा, मैंने टाइम ऐसे ही नहीं इस पर इन्वेस्ट करा है कि जब भी वेलोसिटी इंजन स्पीड दिया जाए, इंजन की क्षमता इतनी है, स्विमर की क्षमता है तैरने की इतनी है, या आपको दिया जाए कि स्टिल वाटर में इतनी स्पीड है, तो उसका मतलब है कि रिवर के रिस्पेक्ट में वो आपको बोट की स्पीड दे रहा है। तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का मतलब आप समझ गए, डाउन स्ट्रीम मतलब रिवर फ्लो की दिशा में, अप स्ट्रीम मतलब रिवर फ्लो के विपरीत डायरेक्शन में। ठीक है, तो दोस्तों अब आपकी 9th क्लास की कहानी खत्म हो चुकी है। अब हम लोग अच्छे लेवल के सवाल करने वाले हैं, अब हम लोग बेहतरीन लेवल के सवाल करने वाले हैं। और मैंने अभी भी थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक भी लिया है, ब्रेक के बाद आया हूँ, तो एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। तो सवाल आपके पास ये है, सबसे पहले मैं बता दूँ सीन क्या है कि ये तो नदी है और उसकी वेलोसिटी क्या है, u है, जो 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अपनी पुरानी वाली नदी में हम लोग सारे सवाल करने वाले हैं। एक ही नदी में हम लोग नाव को चलाने वाले हैं। और ये अपना चिंटू है, चिंटू का मतलब ग्राउंड फ्रेम, चिंटू का क्या मतलब है, ग्राउंड फ्रेम। तो ये चिंटू है और 2 नाव हमारे पास हैं, 2 नाव हमारे पास 2 नाव हैं, एक नाव है ए और दूसरी है बी। ए की जो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर है वो क्या है, ए की जो वेलोसिटी है, मैं इसे v1 मान लेता हूँ, वो है 20 मीटर पर सेकेंड। किस तरफ है, डाउन स्ट्रीम की डायरेक्शन में, डाउन स्ट्रीम यानी रिवर फ्लो की डायरेक्शन में। और बी एक नाव है, इसके पास वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी तो 0 है, लेकिन इसके पास एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। और इन दोनों नाव के बीच की दूरी है 100 मीटर, 100 मीटर इन दोनों नाव के बीच की दूरी है। और हमसे सवाल किया गया है कि बताइएगा किसी एक पर्टिकुलर टाइम की पिक्चर है, किसी एक टाइम पर चिंटू ने किसी एक टाइम पर ये फोटो खींची थी जब ए और बी की बीच की दूरी 10 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर थी, और ए की वेलोसिटी थी वो 20 मीटर पर सेकेंड थी, और बी पर एक्सेलरेशन था, उसकी वेलोसिटी तो 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन उसके पास एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का था। किसी एक पर्टिकुलर टाइम की ये पिक्चर है। तो अब हमसे सवाल पूछा गया है कि ये ए है, ये बी है, इनके बीच में मिनिमम सेपरेशन कब रहा होगा और कितना रहा होगा, इनके बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना रहा होगा। फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि इसके पास कांस्टेंट वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड की, इसके पास एक्सेलरेशन है पर इनिशियल वेलोसिटी इसके पास 0 है। इसके पास 20 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी यहाँ से बढ़ रहा होगा, लेकिन इसके पास क्या है, एक्सेलरेशन है, यानी कि अब ये अपनी वेलोसिटी को धीरे धीरे बढ़ाएगा, लेकिन उस दौरान इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी कम है, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन इसके पास तो वेलोसिटी पर सेकेंड इसकी बढ़ रही है। उस दौरान ये वाली जो नाव है उसके पास आ रही होगी, तो इनके बीच में जो गैप है, जो कि इनिशियल गैप 100 मीटर का हमें दे रखा है, वो कम हो रहा होगा। हमसे सवाल किया गया है कि जो मिनिमम इनके बीच में जो मिनिमम गैप रहा होगा वो हमें बताइए, ये हमसे सवाल करा गया। तो ये हमारे पास जो मैंने आपको सवाल समझाया ये आपके पास है, करके बताइए भाई साहब, हमें बताइएगा कि मिनिमम सेपरेशन कितना रहा होगा। फटाफट आप कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा, करके बताइएगा, और करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी कंपटीशन एग्जाम है ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, और आपको प्रॉब्लम खुद से ही सॉल्व करनी पड़ेगी, तभी आप प्रोसेस करना सीख पाएंगे, तभी आप इन्फॉर्मेशन के साथ डील करना सीख पाएंगे। और यही तो दुनिया है यार, इन्फॉर्मेशन को ही डील करना है। कोशिश करो, ट्राई करने की कोशिश करो। चलो मैं मदद करता हूँ, थोड़ी सी मदद करता हूँ। आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा हो, चिंटू बन के आप देख रहे होगे, यहाँ से देख रहे होगे यार रिवर भी बह रही है, दो नाव हैं, एक नाव 20 मीटर पर सेकंड चल रही है, दूसरी नाव के पास एक्सेलरेशन है, बीच का सेपरेशन 10 मीटर पर सेकंड है, मिनिमम सेपरेशन बताना है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड तो सवाल है। मैं थोड़ी सी आपकी मदद करता हूँ, मैं थोड़ी आपकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। देखो, मैं बहुत अच्छे समझने की कोशिश करना। हाँ ठीक है, मान लीजिए कि पृथ्वी पर यानी अर्थ पर, अर्थ मतलब जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, हम लोग अर्थ पर खड़े हैं, तो अर्थ पर एक सीधी रोड पर 2 गाड़ियाँ चल रही हैं, 2 गाड़ियाँ ऐसे मूव कर रही हैं, 2 गाड़ियाँ मूव कर रही हैं। एक की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, और एक के पास इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड है। एक सीधी रोड पर 2 कारें चल रही हैं, ठीक है, हम आराम से देख रहे हैं, हमने दोनों कारों को देखा और हमसे पूछा गया कि इनके बीच में मिनिमम सेपरेशन क्या रहा होगा, तो हम रिलेटिविटी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यही जो सिचुएशन है, यही सिचुएशन अगर एस्ट्रोनॉट को दिखाई जाए, जो अंतरिक्ष स्टेशन पर है, जो अंतरिक्ष स्टेशन पर बैठा है या कोई काम कर रहा है बाहर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्पेस वॉक कर रहा है, और उससे अगर पूछा जाए कि ये सिचुएशन देख और बता कि मिनिमम सेपरेशन इसमें क्या रहा होगा,
तो जब एस्ट्रोनॉट देखेगा उसके दिमाग खराब हो जाएंगे। तो कैसे? एस्ट्रोनॉट देखा कि अर्थ भी घूम रही है, एस्ट्रोनॉट को अर्थ घूमती हुई दिखाई दी, क्योंकि जो स्पेस स्टेशन है वो अर्थ के सराउंडिंग बहुत तेज़ी से घूम रहा होता है। और जब आप स्पेस स्टेशन को ही ऑब्जर्वर कंसीडर कर रहे हैं तो ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट पर मानेगा, उसे लगेगा कि अर्थ घूम रही है। तो यानी कि एस्ट्रोनॉट को अर्थ घूमती हुई दिखाई देगी, अर्थ भी घूम रही है और अर्थ पर किसी एक रोड पर दो कारें भी घूम रही हैं। एस्ट्रोनॉट के लिए बहुत मुश्किल होगा मोशन को एनालाइज करना। वो तो कंफ्यूज है, वो कहेगा भैया हमें यही ठीक है, मैं स्पेस का काम कर लूँगा, ये प्रॉब्लम मुझसे सॉल्व ना होगी, क्योंकि उसको अर्थ भी घूमता हुआ दिखाई देगा और उसके ऊपर दो कार्स घूम रही हैं, उन्हें ही स्टडी करना है। मोशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मोशन उसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देगा। वो नहीं बता पाएगा किस समय मिनिमम सेपरेशन रहा होगा, और अगर और कोई भी सवाल पूछा जाता है किसी भी और प्रोफाइल का तो वो नहीं बता पाएगा। वो कब बता पाएगा? वो जो स्पेस यात्री है, स्पेस वॉकर है, या कह सकते हैं एस्ट्रोनॉट है, वो ज़मीन पर आए, ज़मीन पर आकर यानी पृथ्वी पर आए, ज़मीन पर आकर उस मोशन को देखे तो उसे कहानी थोड़ी सरल दिखाई देगी, क्योंकि अब दोनों का जो रिलेटिव मोशन है वो जीरो हो गया, क्योंकि अर्थ पर भी वो खड़ा हो गया। अब अर्थ खूब घूमती रहे, कोई मतलब नहीं, उसके सामने ही कारें रहेंगी, तो किसी रोड पर ही वो कारें रहेंगी, यानी कि अब उसके लिए मोशन देखना थोड़ा आसान होगा। अच्छा, थोड़ा आसान और हो अगर वो एक कार पर बैठ जाए, एक कार पर बैठकर दूसरी कार को देखने लगे, तो वो आराम से बैठकर, आप एक कार पर बैठे हो, दूसरी कार आपके सामने जा रही है, दूसरी कार आपसे पीछे चेस कर रही है, तो आप आसानी से बता सकते हो वो कितनी दूरी, कितना मिनिमम सेपरेशन वहाँ से रहा होगा। यानी अंतरिक्ष से कहाँ आया? पृथ्वी से पर कहाँ आया? एक कार पर बैठा, फिर उसने मोशन को स्टडी करा। या ये यहाँ पर करिएगा, यहाँ पर बैठकर इसे आप अंतरिक्ष एस्ट्रोनॉट मानकर चलिएगा, क्योंकि ये यहाँ पर बैठकर इस मोशन को देखने की कोशिश कर रहा है। ये दो नाव है, उनके मोशन को देखने की कोशिश कर रहा है। उसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, उसे लग रहा है कि यार नदी भी बह रही है, नदी के ऊपर दो नाव भी बह रही है, कितना कॉम्प्लिकेटेड मोशन है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कॉम्प्लिकेशन को हटाना है तो सबसे पहले आप यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल बन जाओ, यानी कि अर्थ पर उतर आओ, यानी कि पानी में आप पानी के साथ बहने लगो। पानी के साथ बहने का मतलब है कि पानी को आपने ऑब्जर्वर मान लिया, पानी किसी के मॉलिक्यूल को आपने ऑब्जर्वर कंसिडर कर लिया, रेफरेंस फ्रेम कंसिडर कर लिया, फिर आपने मोशन को देखा तो चीज़ें थोड़ी आपको सरल दिखाई दी। कैसे दिखाई दी? देखो, ये जो V1 है, ये V1 है 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट 1, मैं बोट ए कह देता हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और इसका जो एक्सेलेरेशन भी है, यानी कि एक्सेलेरेशन ऑफ A2 है जो है, वो क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ बोट बी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। रिवर के रिस्पेक्ट में हमें ये दोनों दिए गए डाटा। जब आप रिवर को ही आप वो मान लेंगे, रेफरेंस फ्रेम मान लेंगे, तो आपको 20 मीटर पर सेकंड से ही चलती हुई दिखाई देगी ये नाव, और इसका एक्सेलरेशन आपको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही दिखाई देगा। लेकिन ग्राउंड से आपको क्या दिखाई देता? ग्राउंड से आपको दिखाई देता 20 में 2 और जोड़ दो, आपको 22 मीटर पर सेकेंड ग्राउंड से इसकी वेलोसिटी दिखाई देती ए नाव की, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको दिखाई देती 2 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन तो 5 मीटर पर सेकेंड ही दिखाई देता, 5 मीटर पर सेकेंड ही दिखाई देता, क्योंकि रिवर के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए ग्राउंड से आपको ये दिखाई देगा। जब आप रिवर का एक मॉलिक्यूल बन गए, पानी का एक मॉलिक्यूल बन गए, तो मोशन आपको थोड़ा सा सुंदर दिखाई देने लगा। अच्छा भैया, सुंदर दिखाई देने लगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़ा और सुंदर देखना है, मतलब कि किसी एक अगर नाव पर आप बैठ जाएंगे तो आपको और अच्छे से चीज़ें दिखनी पड़ेंगी। देखो कैसे दिखने लगी। अगर आप ए पर बैठ गए, तो वेलोसिटी ऑफ ए, बोट को मैं लिख देता हूँ ए बोट को ए से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। वेलोसिटी ऑफ, एक्चुअली में बी, मैं ए पर बैठना चाहूँ, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। और ये बी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, याद रखिएगा रिवर, क्योंकि हमने रिवर को फिलहाल यहाँ पर बैठा हूँ और रिवर से मैंने ये डाटा को देखा है, ठीक है। अब एक्सेलेरेशन भी देख लिए, एक्सेलेरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, एक्सेलेरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ ए, बी एक्सेलेरेशन ऑफ ए। तो इसका एक्सेलेरेशन, इसका तो ए का एक्सेलेरेशन है नहीं, इसका 5 मीटर पर सेकेंड है, और इसका कितना आएगा? इसके पास वेलोसिटी तो है नहीं बी के पास, तो ये तो अपना 0 हो जाएगा,
और इसके पास 20 है तो -20 मीटर पर सेकेंड, -20 मीटर पर सेकेंड। यानी ए पर बैठकर बी का हमें वेलोसिटी दिखाई देगा -20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर आप ए पर बैठ गए तो ए पर जैसे ही आप ए पर बैठे तो ऑब्जर्वर आपने ए को कंसीडर करा, ऑब्जर्वर कंसीडर करा तो ऑब्जर्वर नेवर मूव, यानी ऑब्जर्वर अपने आप को स्थिर मान लेगा। अब उसके लिए सारी दुनिया चलने लगेगी। एक आप ऐसी नाव पर बैठे हैं जो 20 मीटर पर सेकेंड चल रही है, जब आपने उसको ऑब्जर्वर कंसीडर कर लिया तो वो तो रुक गई, उसका अब सारी दुनिया उसके लिए 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे से निकलने लगी, वो अपने आप रुकी हुई। तो 20 मीटर पर सेकेंड सारी दुनिया चलने लगी, दुनिया में नाव भी सामने है, वो भी उसको 20 मीटर पर सेकेंड से ही आती हुई दिखाई देगी। ये फील की बात है, इसके बारे में हम लोग बहुत चर्चा करी है। तो जैसे कि मैंने फॉर्मूला से निकाला है कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू क्या दिखाई देगा -20 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलेरेशन कितना दिखाई देगा 5 मीटर पर सेकेंड प्लस का, मतलब उस तरफ उसको एक्सेलरेट करता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, ये उसको दिखाई देगा अगर ए पर बैठ जाए। अच्छा ये बताओ मिनिमम सेपरेशन कब रहा होगा, कौन सा टाइम होगा जब मिनिमम सेपरेशन रहा होगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है। ये 20 मीटर पर सेकंड, ये ए थी, ये बी है। इसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड, इनिशियल कांस्टेंट वेलोसिटी, कोई एक्सेलेरेशन नहीं। इसके पास 0 थी वेलोसिटी, लेकिन एक्सेलेरेशन था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इसके पास 20 थी, यानी कि ये चल रही होगी और ये धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी बढ़ा रही होगी, धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी बढ़ा रही होगी। देखो इसकी वेलोसिटी बढ़ी हुई है और इसकी ये धीरे धीरे बढ़ा रहा है तब तक, और जब तक इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है सेपरेशन कम होता चला जाएगा। इनके बीच में सेपरेशन कम होना कब कम होगा, दोनों गाड़ियां हैं ऐसे कम, इनके बीच में सेपरेशन कम हो रहा है, इनके बीच में सेपरेशन कम होना कब स्टार्ट होगा, मतलब मैं कहने का मतलब है कि इनके बीच में सेपरेशन कब तक कम होगा, जब तक इस नाव की वेलोसिटी भी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाए, जब तक इस नाव की वेलोसिटी भी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाए। मान लें आप दो भाई हैं, किसी खिलौने के लिए लड़ रहे हैं, आप किसी खिलौने के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, और आपका भाई दूर से देखता है कि आपके पास खिलौना, और वो भाग के आता है, फुल स्पीड में भाग के आपका भाई आता है और आप भागना स्टार्ट करते हैं। आप देखो शुरुआत में जब आप भागना स्टार्ट करते हो तो अपनी स्पीड बढ़ाते हो, तो आप देखते हो कि भाई एकदम पास आ गया है, एकदम पास हो गया, फिर साहब एकदम आप अपनी स्पीड बढ़ा लेते हो, फिर आपके बीच में, दोनों भाइयों के बीच में सेपरेशन होने लगता है, दूरी बढ़ने लगती है। क्यों बढ़ने लगती है? क्योंकि आपने अपने भाई की वेलोसिटी जो थी उसके बराबर पहले वेलोसिटी करी, फिर आपने उनकी वेलोसिटी से तेज वेलोसिटी करी, तो दोनों पहले वो भैया भाग के आ रहे थे और आपने क्या, आपने और भाई भाग के आ रहा है खिलौना छीनने के लिए, आपने भागना स्टार्ट किया, तो आप भैया आ रहा है, आप भाग रहे हैं, तो सेपरेशन तो बिल्कुल भाई पास आ गया, फिर आपने स्पीड बढ़ाना स्टार्ट किया। ये जो भाई पास आया था, कब पास आया था? मिनिमम सेपरेशन तब रहा होगा जब भैया की वेलोसिटी और आपकी वेलोसिटी दोनों की सेम रही होगी, फिर जब आपने वेलोसिटी बढ़ाना स्टार्ट करी फिर सेपरेशन फिर बढ़ने लगा। मिनिमम सेपरेशन कंडीशन क्या है कि दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो ये बताइएगा कि किसी भी नाव के पास, आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड क्षमता है कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन आप जनरेट कर सकते हैं। बताइए 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी आप कब तक गेन कर लेंगे? हर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी कब आपके पास हो जाएगी? 4 सेकेंड बाद। सिंपल सा क्वेश्चन है। t = 4 सेकेंड में आपकी और इस नाव की और ए नाव और बी नाव की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, यानी 4 सेकेंड में उनका जिस समय ये पिक्चर खींची गई थी t = 0 पे ये प्रोफाइल था सामने, और उसके 4 सेकेंड बाद उनके बीच की दूरी, मैंने एनिमेशन बनाया खैर, उनके बीच की दूरी मिनिमम रही होगी, यहाँ कहीं पर थी मिनिमम दूरी रही होगी t = 4 सेकेंड में। अच्छा, t = 4 सेकेंड में। अब यार हमें क्या मिल गया? इनके बीच की दूरी 100 मीटर है, ठीक है। ए पर बैठकर, ये ए था, ये बी था। जब ए पर बैठकर हमने बी को देखा तो ए तो स्थिर हो गया, और बी का डाटा क्या निकल गया है कि इसकी वेलोसिटी हमें दिखाई दे रही है 20 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, और इसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस डायरेक्शन में। टाइम t = ये कहानी कब तक लागू रहती है? 4 सेकेंड तक, क्योंकि मिनिमम सेपरेशन 4 सेकेंड में हुआ है। t = 0 के बाद t = 4 सेकेंड पर ही मिनिमम सेपरेशन हुआ है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे कि कितनी दूरी तक आया? ए पर बैठकर अब बी देख रहे हो, बी कितनी दूरी तक चल के आया t = 4 सेकेंड में इस डाटा के साथ, तो s = ut + ½ at² वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब s = u कितना है? u आपको दिख रहा है -20 मीटर पर सेकेंड। भैया माइनस तो लिखा नहीं मैंने, भाई साहब एक एरो बनाया था इस तरफ, साइन करने से हम लोग प्लस इधर लेते माइनस इधर लेते, तो इस तरफ अगर वेलोसिटी है तो माइनस हम लोग कंसीडर करेंगे। t = 4 + ½ a है 5, t है 4, तो 4 × 4 काट दो भाई, 2 8 × 5 = 40 और 80 -40 मीटर।
ए को बी -40 मीटर तक चलता हुआ दिखाई दे। -40 का मतलब है कि इस डायरेक्शन में 40 मीटर तक चलता हुआ दिखाई दिया। और इनके बीच की टोटल दूरी कितनी थी? 100 मीटर थी। यानी कि ये जो दूरी बची होगी 60 मीटर बची होगी। यानी कि इनके बीच का जो मिनिमम सेपरेशन है 60 मीटर रहा होगा। इनके बीच का जो मिनिमम सेपरेशन है 60 मीटर रहा होगा। अच्छा, इसके t=4 सेकंड के बाद क्या होगा? t=4 सेकंड के बाद क्या होगा कि जो v नाव है, यानी v नाव है, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। यानी कि अब आप हो अपने भैया से बहुत तेज भागने लगे हो तो दोनों के बीच की दूरी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो मिनिमम सेपरेशन कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए। और मिनिमम सेपरेशन कितना रहेगा? 60 मीटर रहेगा। 60 मीटर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जितना भी रिलेटिव, जब भी 3-4 एजेंट हो या 4 से जितने भी एजेंट हो, हमेशा रिलेटिव मोशन की मदद से आप सवाल को सॉल्व करिएगा। और ध्यान दीजिएगा कि आप ऑब्जर्वर सही से कंसीडर करें। ऑब्जर्वर के साथ आपको खेलना चाहिए कि किसको हम ऑब्जर्वर कंसीडर करें, किसको रेफरेंस फ्रेम कंसीडर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटिव मोशन। इसमें आपको ध्यान देना है, कोई भी बड़ा से बड़ा सवाल आप हल कर सकते हैं। बड़ा से बड़ा सवाल आप हल कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं था भाई साहब, किसी एक नाव पर बैठकर दूसरी नाव को देखना था, और कुछ नहीं था। क्योंकि ये क्या हो गई, नदी एक दुनिया की तरह हो गई। नदी एक क्या हो गई? दुनिया की तरह, अर्थ की तरह हो गई। जैसे अर्थ घूम रही है, ऊपर से देखो तो अर्थ में जो भी मोशन हो रहे बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देंगे। अर्थ से ऊपर से देखने पर आप उसको स्टडी करना थोड़ा मुश्किल है। मतलब हो सकता है आप यहाँ से चिंटू की मदद से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, ये सही, ये सही है। आपके लिए एक होमवर्क है कि आप चिंटू जो देख रहा है उसकी मदद से आप सवाल सॉल्व, कोई कठिन नहीं। जैसे मैंने डाटा लिखी दिया थी, चिंटू देखने पर 22 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी दिखाई देगी, इसके पास 2 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी दिखाई देगी, एक्सेलरेशन उसको वही दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपका होमवर्क है कि चिंटू जो देख रहा है, यानी ग्राउंड फ्रेम से आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। फिर रिवर के फ्रेम से सवाल को आपको सॉल्व करना है, और नाव के फ्रेम से तो हमने सवाल को सॉल्व कर ही दिया। आपका HW है कि आप चिंटू की मदद से सवाल सॉल्व करें और रिवर का मॉलिक्यूल एक बन जाए, रिवर के रिस्पेक्ट में सवाल को देखने की कोशिश करें। ये आपका होमवर्क है, ये करके आना, कर लेना। अभी यार पॉज करो, वीडियो करना स्टार्ट करो, ठीक है। ज़्यादा कठिन नहीं है, इतनी उम्मीद तो आप कर ही आ सकती है। लेकिन नहीं भी आता तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सवाल है, नहीं भी आता है चलेगा। अच्छा, अब एक और बेहतरीन सवाल, इसे तो मैं स्टार देना चाहूँगा दोस्तों, और मैं आपसे ही करने के लिए बोलूँगा। मैं ही कर देता हूँ, आपसे क्या ही, ठीक है, मैं करने की कोशिश करता हूँ। चलो दोस्तों, आपको पता है ये चिंटू है, ये नाव है, और ये फट्टा है। फट्टा मतलब राफ्ट क्या होता है कि पानी में अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा आप डाल दो, फट्टा डाल दो, तो नदी के साथ वो बहता है। यानी जितनी नदी की वेलोसिटी होती है उतनी किसकी वेलोसिटी होती है? फट्टे की वेलोसिटी भी उतनी होती है। तो यहाँ पर नदी है, नदी वही वाली है, इस तरफ बह रही है ना, और डाउन स्ट्रीम में फट्टा, और फट्टा तो जिस तरफ नदी बहेगी उसी तरफ बहेगा, और जो अपनी नाव है वो डाउन स्ट्रीम की तरफ अभी फिलहाल मुँह किए हुए है। तो इसकी वेलोसिटी में कोई दिया नहीं गया, बस यू हमें कही गई कि कोई यू वेलोसिटी से नदी बह रही है, उस पर एक फट्टा है जो तैर रहा है, और एक नाव है, और बाहर एक चिंटू खड़ा है। सवाल क्या है कि फट्टा आराम से तैर रहा था, फट्टा बिंदास नदी में तैर रहा था। लकड़ी का टुकड़ा है, तैरेगा भाई साहब, नदी के साथ तैरता चला जा रहा था। और एक बोट आती है नदी में, जिस डायरेक्शन में फट्टा बह रहा था उसी डायरेक्शन में बोट आती है, ऐसी श्यू करती हुई, और फट्टे को क्रॉस करती हुई निकल जाती है। और वही क्रॉस करने वाली पिक्चर यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रही है। इस समय वो क्रॉस करती हुई निकल जाती है, और 1 घंटे बाद क्रॉस करती निकल जाती है, और जस्ट 1 घंटे बाद वह एक टर्न लेती है और वापस आती है, फिर फट्टे को क्रॉस करती है। फिर से समझाता हूँ। एक फट्टा बिंदास नदी के साथ बह रहा था, ओके, बात समझ में आई। एक नाव ने फट्टे को क्रॉस करा, नाव के पास अपनी कोई वेलोसिटी रही होगी v, यहाँ पर भी कोई वेलोसिटी नाव के पास रही होगी, अच्छी खासी वेलोसिटी रही होगी। तो नाव ने फट्टे को क्रॉस किया, और नाव 1 घंटे बाद नाव ने टर्न लिया, और फिर से इस डायरेक्शन में आना स्टार्ट किया। तब तक फट्टा तो बह ही रहा था नदी के साथ, और फट्टे को उसने फिर से एक बार क्रॉस करा, और इतनी देर में फट्टा कितना चल गया था? 4 किलोमीटर चल गया था इतनी देर में। सवाल पूछा गया है कि रिवर की वेलोसिटी बताओ, रिवर जिस फ्लो से बह रही है उसकी आप वेलोसिटी बताइए। ये हमारे पास सवाल है। इन्फॉर्मेशन कितनी है कि जो बोट है वो इस डायरेक्शन में 1 घंटे बाद उसने टर्न लिया, टर्न लेने के बाद उसे फट्टा वापस मिला, और उतने समय में फट्टा 4 किलोमीटर की दूरी तय कर। एनिमेशन में सब कुछ क्लियर है, बस एक चीज़ और मैं लिख देता हूँ कि 1 घंटा यहाँ पर उसने टर्न लिया था, यहाँ पर 1 घंटा लगाया। रिवर की वेलोसिटी बताओ भाई, कोशिश करिएगा, फिर तो मैं तो बताऊंगा, फिर मैं तो कोशिश करूंगा ही, मैं तो कोशिश क्या करूंगा, मैं तो बताऊंगा।
बताऊंगा ही। बताओ। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा कि चिंटू से देखने पर मोशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है। रिवर को मुझे माना जाए, रिवर के मॉलिक्यूल को हम लोग क्या मानते हैं, रेफरेंस फ्रेम मानते हैं। मतलब एस्ट्रोनॉट जमीन पर उतरने की कोशिश कर रहा है, यानी नदी पर उतरने की कोशिश कर रहा है। और आपको पता है कि जो भी नदी का मोशन रहा होगा वही तो राफ्ट का मोशन रहा होगा। तो हम लोग क्यों ना इस लकड़ी के फट्टी पर बैठ जाए, क्योंकि नदी का मॉलिक्यूल बनना राफ्ट का मॉलिक्यूल बनना बराबर बात है। क्यों बराबर बात है? क्योंकि राफ्ट है, नदी के साथ ही बहता है। अच्छा, तो हम लोग किसको ऑब्जर्वर मानने वाले, किसको रेफरेंस फ्रेम मानने वाले? फट्टे को, कुछ देर के लिए। अब देखो, आप कहानी सुनो। आपने जैसे ही फट्टे को यानी कि राफ्ट को आपने जैसे ही ऑब्जर्वर्स कंसीडर करा, यानी रेफरेंस फ्रेम कंसीडर करा, अब वो रुक गया है। उसने कहा मैं ऑब्जर्वर, मैं नहीं मूव करता, मैं रुका हुआ हूं। अब तो फट्टा रुक गया ऐसा बिंदास। अब फट्टा रुक गया, नाव तो अभी भी क्रॉस करेगी। बेशक आप फट्टे पर खड़े हैं, नाव ने फट्टे को क्रॉस करा और नाव ने फट्टे को क्रॉस करा और फट्टे पर मैं खड़ा हूँ। फट्टे पर मैं खड़ा हूँ, मैं कहा मैं तो रुका हुआ हूँ। नाव मेरे सामने गई और मैंने नाव को ऐसे देखा, हाँ ठीक है, टाइम देखा, हाँ, और मैंने देखा 1 घंटे बाद नाव मुड़ी और नाव की वेलोसिटी कांस्टेंट है। जो वेलोसिटी से गई थी उसी वेलोसिटी, नाव की वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू जो रिवर है वो क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो मैं ऐसा देख रहा था, मैंने बोट को देखा, अच्छा 1 घंटे बाद जितनी वेलोसिटी से गई थी 1 घंटे बाद मुड़ी और उतनी वेलोसिटी से वापस आ गई। ये कंडीशन है। राफ्ट पे बैठकर हमें ये दिखाई दे कि एक बोट ने मुझे क्रॉस करा, 1 घंटे बाद उसने टर्न लिया, फिर वापस आई, मेरे सामने आकर रुक गई, मेरे सामने से फिर से उसने मुझे क्रॉस किया, बस ये उसने देखा। अच्छा, ओके। अब जो मैंने कहा भी ध्यान रखना। अब मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए कि आपके बड़े भैया, आपका बड़ा भैया आपसे 2 ही साल बड़ा है, तो आपके लोगों की लड़ाई होती रहती है, ठीक है? जैसे मेरे भाई से होती रहे, मेरा भाई भी 2 साल बड़ा है, तो हाँ ऐसी होती रहती है। तो ऐसा क्या है कि आपका बड़ा भैया, आपको एक बड़ा भाई है, ठीक है? आपका एक बड़ा भाई है और बड़े भाई ने आपको रुपए दिए कि 10 रुपये ले भाई पंकज, ये कुछ दुकान है, 100 मीटर दूरी पे दुकान है मेरे घर के। उसने कहा कि एक बिस्किट लेके आ। मेरे भाई ने क्या, एक बिस्किट लेके आ। तो भाई मेरा ऐसा खड़ा था, उसने मुझे रुपये दिए कि ये ले रुपये, 10 रुपये और बिस्किट लेके आ। और मैं अपनी फुल स्पीड भागा और मेरी फुल स्पीड थी मेरी कोई फुल स्पीड रही होगी, उस टाइम पर मुझे याद नहीं, छोटे पर मेरी फुल स्पीड क्या थी। मैं फुल स्पीड से भाग के गया। भाई ने देखा कि मैं पहुंच गया हूँ, 10 मिनट में मैं दुकान पहुंच गया हूँ और मैं फुल स्पीड से ही वापस आया। तो जब भाई ने देखा कि मुझे पहुंचने में 10 मिनट लगे और उसी स्पीड से मैं वापस भी आया हूँ, तो मुझे वापस आने में कितना समय लगेगा? 10 मिनट नहीं लगेगा, क्योंकि दुकान से दूरी थोड़ी ना बदल जाएगी। दुकान मेरे घर से 100 मीटर दूरी पर है। मेरे भैया ने मुझे 10 रुपये दी कि चल बिस्कुट लेके आ। मैं फुल स्पीड में भाग कर गया। भाई ने देखा कि दुकान पर पहुंचने और पंकज को 10 मिनट लगे, तो पंकज उतनी स्पीड से फिर से वापस आ रहा है, तो फिर पंकज को कितना टाइम लगा होगा? 10 मिनट ही लगे होंगे। 10 मिनट ही लगेंगे। ऐसे ही यहाँ पर आप फट्टे पर खड़े हो गए, फट्टे को आपने ऑब्जर्वर कंसीडर कर लिया है। आपके सामने एक नाव गई, नाव ने 1 घंटे बाद किसी एक पोजीशन पर जाकर नाव ने 1 घंटे बाद टर्न लिया, उतनी वेलोसिटी से फिर आप वापस आपकी तरफ आ रही है। कितना समय लेगी? कितना समय लगेगी? जाते समय 1 घंटे टाइम लिया, आते समय भी 1 घंटा ही टाइम लेगी। क्या ये बात समझ में आई मेरी? अब भूल जाओ, मैंने कहा ना कि अब ग्राउंड से सोचना बंद कर दो। मैं जब कहूँगा ग्राउंड से तब सोचिएगा, क्योंकि अभी आपको बहुत कठिन हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि आपको फट्टा बनना है, तो आप फट्टा बनकर बैठ जाओ। फट्टा बनकर सोच लो कि नाव उसके सामने निकली, 1 घंटे बाद टर्न लिया, उतनी ही वेलोसिटी है, तो 1 घंटा वापस आने में लगेगा। यानी कि कह सकते हो कि ये जो मोशन रहा, इसमें 1 घंटा लगा और वापस आने में भी कितना घंटा लगा? 1 घंटा ही लगा। यानी टोटल जो टाइम लगा है वो जर्नी का 2 आवर है। दूसरी बार जब फट्टे को नाव ने क्रॉस करा, इस तरह से जैसे फट्टा है, इस तरह जब नाव ने क्रॉस करा तो 2 घंटे हो चुके थे। 2 घंटे हो चुके थे। अच्छा भैया, थोड़ी सी परेशानी है, थोड़ी सी तो है परेशानी। यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी तो फिक्स है, v है, इसकी वेलोसिटी तो फिक्स है, आते और जाते टाइम दोनों वेलोसिटी इस बोट की फिक्स है। जब वो जा रहा था तब उसने बहुत सारी डिस्टेंस ट्रैवल करी, इतनी यहाँ से लेके इतनी सारी डिस्टेंस ट्रैवल करी और 1 घंटा समय लिया, वेलोसिटी उतनी थी। आते टाइम उसने डिस्टेंस तो बहुत कम करी, उसके मुकाबले तो कम करी। देखो यार, पहले इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करी थी, अब इतनी ही करी, टाइम उतना ही लिया, वेलोसिटी भी नाव की उतनी है, नाव भी उतनी क्षमता से चल रही है, फिर उसने डिस्टेंस क्यों कम करी? अब देखो, आप ग्राउंड फ्रेम के सोचो, ग्राउंड फ्रेम से सोचने की कोशिश करो। देखो दोस्तों,
यहाँ पर जब इस डायरेक्शन में चल रहा था तो जो इसकी वेलोसिटी थी, बोट की वेलोसिटी थी और रिवर की वेलोसिटी दोनों मिलकर हमें दिखाई दे रही थी, यानी u प्लस बी हमें दिखाई दे रहा था। इसलिए बहुत तेज़ी से, क्योंकि बोट को चलाने में रिवर भी मदद कर रही थी, रिवर भी बहुत जल्दी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में मदद कर रही थी, इसलिए इसने कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर ली। कहने का मतलब है ग्राउंड फ्रेम से बोट की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ज़्यादा थी। जब वापस आ रहा था, बोट तो अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, बी अपनी पूरी ताकत बोट लगा रहा था, लेकिन रिवर इसका विरोध कर रही थी, यानी इसकी वेलोसिटी बी माइनस यू रह जाती। यहाँ पर रिवर मदद कर रही थी, यहाँ पर रिवर विरोध कर रही है, इसके मोशन का तो विरोध नहीं कर रही है, लेकिन हाँ मोशन का ही विरोध कर रही है, कहना सही होगा। ग्राउंड फ्रेम से हम लोग देख रहे हैं तो बी माइनस यू, तो उतनी देर में उसने इतनी ही दूरी तय कर पाई, 1 घंटा समय लिया। तो ये तो ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्वेशन हो गई, लेकिन फट्टे पर बैठकर हमें जितनी 1 घंटे बाद टर्न लिया उतनी वेलोसिटी से वापस आ रही है तो 1 घंटा ही लेगी। फट्टे से हमें ये दिखाई देगा। आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको ताकत लगानी पड़ेगी, दम लगानी पड़ेगी कि अगर हम लोग ऑब्जर्वर को रेस्ट पर फील करना पड़ेगा कि ऑब्जर्वर को रेस्ट करने पर क्या होता है। तो हमें ऑब्जर्वेशन से पता चला कि 2 घंटे जो टाइम है वो मोशन का लगा है। अब ये 2 घंटे कौन से हैं, इसी अब ध्यान देना। अब बोट को छोड़ो, ये बोट का जर्नी है, बोट तो अपनी जा रही, लेकिन आप यहाँ से देखो कि फट्टा भी यार जब तक नाव चली है तब तक फट्टा भी चला है, यानी अगर नाव 2 घंटे चली है तो फट्टा भी कितना चला है, 2 घंटे चला है। और 2 घंटे में फट्टे ने कितना दूरी तय कर लिया है, 4 किलोमीटर तय कर लिया है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, तो वेलोसिटी इक्वल टू कितना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 2 किलोमीटर पर हावर। यानी फट्टे की वेलोसिटी कितनी है, 2 किलोमीटर पर हावर, और फट्टा है वही रिवर की वेलोसिटी, क्योंकि फट्टा तो रिवर भी तैर रहा है। तो यू हमसे जो पूछा गया था वो क्या है, 2 किलोमीटर पर हावर। सवाल समझ में आया, सवाल समझ में आया। मैंने यहाँ पर जो पिछला सवाल करा था, मैंने आपको यहाँ पर इसमें मेरा बताने का उद्देश्य ये था कि रेफरेंस फ्रेम आपको सरल वाला चुनना है, जहाँ पर मोशन थोड़ा और अच्छा सुंदर दिखाई दे, वो वाला आपको रेफरेंस फ्रेम चुनना है। यहाँ पर मैंने आपको वैरायटी बताई कि समय समय पर आपको जो चीज़ चाहिए उस हिसाब से आप रेफरेंस फ्रेम बदल भी सकते हैं एक सवाल में। जैसा कि शुरुआत में मैंने देखा कि मोशन को हमें थोड़ा सरल दिखना है, तो मैंने फट्टे पर बैठ गया, फट्टे को मैंने ऑब्जर्वर कंसिडर कर लिया, तो उससे हमें टाइम निकल के आ गया, फिर मैं ग्राउंड से देखने लगा, फिर मैं ग्राउंड से मैंने फट्टा देखा, अच्छा टोटल टाइम 2 आवर लगा, यानी इस नाव का टाइम दिमाग से काम लिया गया है दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले क्या किया गया है कि फट्टे पर बैठ गए, उसकी मदद से टाइम निकाल लिया, फिर हमने ग्राउंड से चिंटू की मदद से देखना स्टार्ट किया, यानी ग्राउंड से देखना स्टार्ट किया कि उतने ही समय में तो यार फट्टा भी यहाँ तक चला है 4 किलोमीटर, तो उस मदद से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, यानी कि हम लोगों ने शिफ्ट किया ऑब्जर्वर। सवाल को समझने के लिए, सवाल को हल करने के लिए हम लोगों ने ऑब्जर्वर को शिफ्ट भी करा। अच्छे सवालों में इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सवाल कभी कभी अच्छे सवाल लेवल के सवाल